औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जी कि हर शेयर होल्डर जो होता है वो स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। ठीक है जी। अब हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर कैसे होता है? क्योंकि भाई जो भी शेयर होल्डर बनता है उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, वो रिस्क जरूर लेता है पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी के अंदर। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तो जाहिर बात है उसे डिविडेंड मिल रहा होगा, और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो फिर उसका पैसा भी डूबेगा। वो फिर आप खैर कंपनी लॉ कैफ 7 के अंदर जाके पढ़ेंगे कि एक ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर जो होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, फिर उनके अपने अपने राइट्स होते हैं। क्या है कि कंपनी बंद भी हो रही है तो फिर उनको कैपिटल रिटर्न होना होता है, ये वो बात की बातें हैं। लेकिन मैंने एक बात की कि हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर क्यों नहीं होता। जाहिर सी बात है कि हर स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में अब एम्प्लॉय भी आ जाता है। अगर बिजनेस चल रहा होगा तो जाहिर बात है एम्प्लॉय को भी जो है वो उसकी जॉब भी चल रही होगी। अगर कारोबार बंद होता है तो जो मुलाजिम है उसकी मुलाजमत भी खतरे में पड़ गई। इसी तरह कस्टमर है जिसका एक बिजनेस का एक फ्लो चल रहा था, जब सारे हर चीज़ डिस्टर्ब होगी तो फिर उसे भी नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो उसने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट्स की हुई हों कुछ, अगर तो वो भी डूबने का खदशा हो सकता है अगर कंपनी लॉस में चली गई, लेट्स सपोज। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है जी कि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर जो है वो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। अब पढ़ लेते हैं इसको। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस विद द पीपल, दोज पीपल आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस एंड देयरफॉर हैव अ स्टेक इन इट। They are referred to as stakeholders, are people who have an interest or stake in the business। ठीक है जी। वो कहता है कि जी हर बिजनेस जो है वो लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करता है। वो लोग जो है वो कारोबार से असरअंदाज होते हैं। कारोबार लोगों पे कैसे असरअंदाज होता है? जाहिर सी बात है डेली यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। जिन लोगों का रोजगार उनसे वाबस्ता होता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असरात हो सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की है कि अच्छा कारोबार चल रहा होगा, ठीक है जी, तो वो फ्लो में चल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरी सूरत में उन्हें भी किसी न किसी फॉर्म में लॉस बेयर करना पड़े। एंड देयर फोर हैव अ स्टेक इन इट। जाहिर बात है जो भी बंदा किसी कारोबार से जुड़ा हुआ होता है तो उसका भी स्टेक होता है, रिस्क होता है उसके अंदर। ठीक है जी। दे आर रेफर टू एज स्टेक होल्डर्स। जो बंदा रिस्क लेता है उसे क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कहते हैं। और पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट और स्टेक इन द बिजनेस। तो ये हो गई स्टेक होल्डर की डेफिनेशन। यानी कि हर वो बंदा जो कारोबार के अंदर स्टेक लेता है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। इन अ बिजनेस अ स्टेक होल्डर is an individual group or community that has an interest in an organization and the outcome of its operations। वो कहता है कि स्टेक होल्डर होता है हर वो इंडिविजुअल, हर वो ग्रुप या हर वो कम्युनिटी जो कि इंटरेस्ट रखती है किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके इसके ऑपरेशन से हासिल होने वाले आउटकम से, नताइज से, यानी कि आउटपुट से। ठीक है जी। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूड एम्प्लॉयज मुलाजमीन, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स। ठीक है जी। यानी क्या? अगर बिजनेसेस चल रहे होंगे तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटली फायदा होगा कि मुल्क तरक्की कर रहा होगा। और सप्लायर को ये फायदा होता है, कस्टमर को क्या फायदा होता है, एम्प्लॉयज को। बार बार वो मैं रिवाइज करूं तो फायदा नहीं है उसका। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। मुख्तलिफ लोगों का जो है वो मुख्तलिफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी। अब एम्प्लॉय का कंसर्न अपनी जॉब के साथ है, कस्टमर का कंसर्न जो है वो अपनी जो सेल परचेज चीजें ले रहा है, खरीद रहा है, आगे बेच रहा है। ठीक है जी। शेयर होल्डर्स का जो कंसर्न होता है वो जाहिर बात अपने डिविडेंड के साथ होता है, या शेयर वैल्यू अगर बढ़ती है तो उससे कंसर्न होता है उसका। एंड कंपनीज ऑफन फेस ट्रेड ऑफ्स इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल ऑफ देम। ठीक है जी। और कहता है कि जी जो कंपनी, उनको मोस्टली ये होता है कि अपनी तिजारत में नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर इन सब को जो है ना वो खुश करने के चक्कर में रहे। ठीक है जी।
देयरफॉर तो फिर इस मसले से बचने का हल क्या है कि सबको राजी भी किया जाए, ठीक है जी, और कारोबार भी बंद ना हो। देयरफॉर बिजनेसेस वुड सेट प्रायोरिटीज माजरत while playing a balancing act in serving all of its stakeholders। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे जैसा कि एक सीक्वेंस में नंबर 1 पे ये काम करना है, नंबर 2 पे ये काम करना है, नंबर 3 पे ये काम करना है, नंबर 4 पे ये काम करना है, तो वो कहता है कि फिर वो प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, ठीक है जी, कि किस लिहाज से काम को किया जाए ताकि एम्प्लॉयज भी खुश हो, कस्टमर भी खुश हो, शेयर होल्डर भी खुश हो, गवर्नमेंट भी खुश हो। मिसाल देता है जी इसके अंदर वो, in a highly regulated business environment the top priority of business would be to operate within all boundaries set by government and ensuring that no laws are being compromised। वो कहता है कि जी जो कारोबार अच्छे चल रहे होते हैं, अच्छा फ्लोरिश कर रहे होते हैं, अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं उन कवानीनों जवाबित के अंदर रहते हुए उन्होंने काम करना होता है। अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। Another example would be of a service related business where customers are an important stakeholder। तो कस्टमर सर्विस जो होती है, कुछ अगर इदारे कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो वहां पे कस्टमर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, कानून और जवाबित थोड़े साइड पे, लेकिन ये है कि कस्टमर को जी जी की जाती है। एंड द बिजनेस वुड इंक्लूड सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स कस्टमर। जाहिर बात है, अगर अब एक सीए के कॉलेज की मिसाल लगा लेते हैं, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स को हो उनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से डील नहीं करेगी तो बच्चा मुतमईन नहीं होगा, तो वो जाहिर बात है एडमिशन नहीं लेगा। अगर बच्चा जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा तो उतना ज़्यादा जो है वो बच्चा उनके पास एडमिट होगा, ठीक है जी। A stakeholder in an organization is a person who has an interest or stake in what the organization does and who might therefore try to influence the decisions and actions of organizations। वो कहता है जी के स्टेक होल्डर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा होता है जिसका इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, ठीक है जी। एंड हु माइट देयरफॉर ट्राई टू इन्फ्लुएंस, और जो कंपनी के डिसीजंस पे असरअंदाज होते हैं। अब जाहिर बात है जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होगी तो वो शेयर होल्डर्स को मद्देनजर रखते हुए, वो अपने एम्प्लॉयज को मद्देनजर रखते हुए, कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हुए, गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए लिए जा रहे होंगे। Stakeholders are individuals and other organizations, but they may often have a common interest. It is therefore possible to categorize some stakeholders into groups of people with similar interest। वो कहता है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट एक जैसा हो उनको जो है वो आप एक जगह पे क्लासीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सब ने जो है वो FAR 2 का पेपर करना है, बल्कि इसको छोड़ें, अगली बात है, सब ने जो है वो PRC 5 का पेपर पढ़ना है, 50 बच्चे आ गए, तो अब कॉलेज ये तो नहीं करेगा ना कि 10 का एडमिशन PRC 1 में कर दिया, 20 का PRC 2 में कर दिया और जो बाकी 20 है उनका PRC 5 में, नहीं, सबको PRC 5 के अंदर रख दिया जाएगा। ये 36 बार अब उन्होंने बुक के अंदर एक ही बात लिखी है, हालांकि ये 2 लाइनों की बात थी कि भाई सिंपल सी बात है, हर वो कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, ऑर्गन, कम्युनिटी या गवर्नमेंट जिस जो कारोबार में रिस्क लेता है उसे क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं। Stakeholders can be either people or groups within an organization। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है जी, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर। पीपल, ग्रुप्स और अदर एंटिटीज दैट आर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी, उनको हम अब जस्ट इतने के लिए कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इंटरनल स्टेक होल्डर तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं दैट आर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। ये आगे जाके पूरी डिटेल इसकी खुलेगी, अभी इस पे टेंशन ना लें। A power interest matrix can be used to categorize stakeholders based on their power or influence and interest in a project। अब कौन सा आपने वो जो है ना वो कैटेगराइज करना है, ये प्रायोरिटीज सेट करने के लिए कि किस तरीके से आपने किसको राजी करना है, उसके लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज बन सकता है भाईजान, ये यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है जी। इनकी डेफिनेशन का एमसीक्यूज बन सकता है स्टेक होल्डर की, और कौन, अगर आपने कैटेगराइज करना है स्टेक होल्डर्स को, ठीक है जी, उनकी पावर की बेस पे, इन्फ्लुएंस की बेस पे, इंटरेस्ट की बेस पे, एक प्रोजेक्ट या एंटिटी के अंदर कौन सा मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब ये है कि ये मतलब कैसी पावर और इन्फ्लुएंस, और इससे क्या मुराद है, इससे मुराद मेरे भाई ये है, एक धड़ाबंदी आप लोग समझ लें, ठीक है जी। अब धड़ाबंदी किस तरीके से कि कंपनी के होते हैं 100% लेट्स सपोज शेयर, ठीक है जी, तो अब उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स मिल जाते हैं, वो 70% शेयर होल्डिंग एक साइड पे हो जाती है, ठीक है जी, हत्ता के 50
1% भी एक साइड पे हो गई तो 49% वाले तो फिर दूसरे नंबर पे आ गए, क्योंकि जो आप वो पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर जाके, तो ये होल्डिंग रोल हो गया इनका और ये सब्सिडी रोल हो गया, तो चलेगी फिर किसकी, ये पेरेंट हो गया असल में, समझ लें कि ये इनकी चलेगी। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल कर देते हैं, आपको जो डिसीजन लेना है फिर उसके मद्देनजर अगर आप लोगों के एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे होंगे तो फिर कारोबार कैसे चलेगा। तो इस हिसाब से वो कहता है कि इन सबको कैटेगराइज करने के लिए कि किसको किस तरीके से लेके चलना है, उसके लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करना है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। This should begin with a list of all possible stakeholders involved in a project। ठीक है जी, तो कहता है कि तमाम पॉसिबल जो है ना वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी लिस्ट के साथ कि हाँ जी ये हमारे स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर जो कुछ भी हैं, उनकी उनकी लिस्ट को लेके हमने कारोबार को चलना है कि जी अच्छा इस तरीके से काम करना है ताकि सारे राजी रहें। Relevant stakeholders can be identified by reviewing corporate documentation, holding workshops and discussion with management। ठीक है जी, कि वो relevant stakeholders को आप कैसे पता चला सकते हैं, वो इन तरीकों से कि जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंटेशन तो होती होगी ना जब कोई शेयर होल्डिंग खरीदता है या किसी को आप एम्प्लॉय हायर करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, उसके बाद जनाब है इंटरनल स्टेक होल्डर्स। तो अगर इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात की जाए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, तो अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपने इंटरनल अंदरूनी होता है, एक्सटर्नल बैरूनी, तो अंदरूनी से विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन ग्रुप्स एज फॉलोज, शेयर होल्डर्स या ओनर्स यानी कि मालकान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, ठीक है जी, टॉप मैनेजमेंट जो होती है, अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज यानी कि जो बाकी अमला काम करने वाला होता है। अब जनाब जो ओनर्स हैं, ठीक है, जिन पे बात करते हैं। एवरी बिजनेस बिगिंस एज अ रिजल्ट ऑफ आइडियाज अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स। ये हमने कल भी बात पढ़ी थी कि जो भी बंदा कारोबार करने का रिस्क लेता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, जाहिर बात है वो पहले कोई ना कोई प्लान करता है, उसके बाद फिर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो वो कहता है जी हर कारोबार इस चीज़ से स्टार्ट होता है कि वो प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है उसके बारे में आइडियाज़ यानी कि प्लान करता है जो भी एंटरप्रेन्योर होता है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस। Today, a lot of businesses are a result of initiative by individuals who take the risk of becoming entrepreneurs. Entrepreneurs are critically to the development of new business because they create new products desired by the consumers। सिंपल वही बात है जी, तो पहले प्लान करते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार का रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस उनका नसीब है। तो भाई वही कल वाली बातें दोबारा, इसमें एमसीक्यूज आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। People will be willing to create a business only if they expect to be rewarded for their efforts. The rewards of owning a business come in various forms. Some people are motivated by the chance to earn a large income. Others desire to be their own boss rather than work for someone. Many people enjoy the challenge or prestige associated with owning a business. Most business owners would agree that all of these characteristics motivated them to start their own business। अच्छा, वो कहता है जी कि लोग जो है ना वो एक कारोबार खड़ा करने में या स्टेबल करने में किस किन किन सूरतों में राजी हो सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट या रिवॉर्ड किन सूरतों में उन्हें मिल सकता है जी, कि वो हाई इनकम, अच्छी इनकम उससे कमा रहे हों। अगर वो यानी कि वो अपना कारोबार चला के तो एज ए बॉस काम करना चाहते हों, ये अगर उनकी सोच हो तब भी वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। वो कह चाहते हो कि हम किसी की मुलाजमत नहीं करते, हम अपना कारोबार करते हैं चाहे छोटा ही क्यों ना हो। मैनी पीपल एंजॉय द चैलेंज और प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद ओइंग अ बिजनेस, यानी कि कुछ लोगों को ये होता है कि यार अपना कारोबार है ना, एज ए बॉस काम करते हैं, उसमें वो यानी कि एक सेटिस्फेक्शन, फ़ख्र महसूस करते हैं, इसलिए भी वो कर सकते हैं। मोस्ट बिजनेस ओनर्स वुड एग्री दैट ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मोटिव, वो कहता है जी कि अपना कारोबार करने के लिए ये सारी चीज़ें यानी कि अच्छी इनकम हो, मैं बॉस के तौर पे काम करूंगा, तो इसमें मोटिवेट करती हैं। मैनी फर्म्स हैव ग्रोन बाय इशूइंग शेयर्स और स्टॉक टू अदर इन्वेस्टर्स, दैट इज दे एसेंशियली सेल अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप टू दीज इन्वेस्टर्स। अच्छा, इसके अंदर ये जो लाइन है इसके अंदर वो कहता ये है भाई कि बहुत सारी फर्म्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरीके से तरक्की की है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में सेल किए। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे जो आप मिसाल ले लें नेस्ले की, ठीक है जी, तो नेस्ले जो है वो लेट्स सपोज वो शेयर 500 शेयर अपने जो है ना वो सेल कर देता है, ठीक है जी।
तो अब होता क्या है कि वो यानी कि अगर टोटल उस कंपनी के 5 करोड़ शेयर हैं तो उस 5 करोड़ शेयर्स में से यानी कि 500 जो भी उसकी परसेंटेज बनेगी 0.000 कुछ भी बन रही होगी ये तो ठीक है जी, वो यानी कि ओनरशिप का इतना हिस्सा वो सेल कर देते हैं किसको, जो लोग उसको खरीदना चाह रहे होते हैं। अक्सर लोगों ने ये शेयर खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि बहुत सारे इदारों ने इस तरह भी ग्रो किया है। अब अगर आपको पता होगा ये अब पीटीसीएल के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स उसने मार्केट में सेल कर दिए। तो ये क्या है कि वो इन्वेस्टर्स फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को पैसा चला जाता है, आप लोग यानी कि वो मालिक एक तरह से बन जाते हैं, चाहे वो बहुत ही माइनर लेवल पे होता है। आप डिसीजंस पे तो अफेक्ट नहीं कर सकते उनके, क्यों? क्योंकि आपके पास परसेंटेज उतनी नहीं होती जितनी कि एक डिसीजन पे इन्फ्लुएंस के लिए रिक्वायर होती है। The stock received by investors is a certificate representing ownership of specific business। जाहिर बात है जब आप शेयर खरीदते हैं मेरे भाई तो फिर आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता होता है। ठीक है जी, जिससे ये आपके पास वो प्रूफ होता है कि आपने फलां कंपनी के शेयर खरीदे हुए होते हैं, यानी कि आप एक तरह से ओनर बन जाते हैं। द इन्वेस्टर्स हु परचेज स्टॉक आर कॉल्ड स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स ऑफ दोज फर्म। ठीक है जी, यानी कि आप मालिक बन गए चाहे 0.0001% ही क्यों ना हो। The funds received by a firm that issues stock can be used to expand the business। जाहिर सी बात है आपने फिर पीटीसीएल को या नेस्ले के शेयर खरीदने के लिए जो पैसा दिया उन्हें, यानी किसको दिया, पीटीसीएल को दिया या नेस्ले को दिया, वो फिर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो पैसा लगा सकते हैं। लार्ज फर्म सच एज यूनिलीवर, लकी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड जनरल टायर्स नाउ हैव मिलियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स। या शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर एक ही बात है, बट व्हेन दे वर क्रिएटेड दे वर स्मॉल बिजनेस। ठीक है जी, वो पैसा उठाते हैं फिर उसको मजीद इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। जाहिर बात है जिन लोगों के लाखों में फिर शेयर्स होते हैं उनको तो बड़े लेवल पे फायदा हो रहा होता है। उसके बाद है जी स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। दिस इज एन important distinction to make। A stakeholder is anyone who has any type of stake in a business, while a shareholder is someone who owns shares, यानी कि ये जो रिस्क लेता है और ये जिसके पास शेयर्स होते हैं, देयर बाय एज एन इक्विटी इंटरेस्ट। इक्विटी होता है भाई कैपिटल, जाहिर सी बात है इक्विटी इंटरेस्ट होता है फिर वो जो डिविडेंड मिल रहा होता है आपको। ठीक है जी, ये आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे FAR 1 के अंदर आके कैफ में, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो आप समझ लें इतना अभी तक के लिए कि जो शेयर्स आप लोग खरीदते हैं, ठीक है जी, या मतलब बड़े लेवल पे फिर अच्छा डिविडेंड मिल रहा होता है, परसेंटेज होती है, तो ये वही कह रहे हैं इक्विटी इंटरेस्ट उन्हें मिलता है। आपने शेयर्स खरीदे, ठीक है जी, उस पर एज्यूम करता हूँ मैं कि 12% आपको सालाना जो है ना वो उस पर डिविडेंड मिलना है, तो ये फिर आपका क्या हो गया, इक्विटी इंटरेस्ट हो गया। In large companies, the main shareholders are not usually involved in day-to-day management, although there are some exceptions. Shareholders in a large company are usually investors seeking to earn a return on their investment in the form of dividends and a higher share price। ठीक है जी, वो कहता है जी कि बड़ी कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स डेली बेस की एक्टिविटीज को नहीं देख रहे होते, उन्होंने मैनेजमेंट हायर की होती है, जो मैंने कि शायद कल या परसों वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो जिनको मैंने डायरेक्टर कहा था उसका आगे भी जिक्र आ रहा है। तो लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं भाई बड़ी कंपनियों के, उनका तो मकसद होता है या वो डिविडेंड अर्न करना चाह रहे होते हैं या शेयर प्राइस बढ़ती है। जाहिर बात है जब किसी कंपनी का यानी कि नेस्ले की गुडविल ज्यादा होगी तो फिर उसके शेयर की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही होगी तो फिर उसके शेयर की कीमत भी डाउन हो जाती है। शेयर होल्डर्स लीव द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि वो डायरेक्टर्स जो हैं वो शेयर होल्डर हायर करते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम। ठीक है जी, यानी कि वो ये सारे मैनेजमेंट में आते हैं, एक शेयर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट वगैरह। हाउएवर they might become more closely involved in company and try to influence the decisions of directors when they feel that their interests are threatened। हाँ, लेकिन वो कहता है कि जब डायरेक्टर या हायर मैनेजमेंट जो है वो घपला करने की कोशिश करती है तो और शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स जो है ना वो उनके डिसीजंस पे असरअंदाज हो सकते हैं। किनके डिसीजंस पे? जो डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स का भाईजान अब जाहिर बात है उसमें पैसा लगा हुआ है, वो मालिकान है, तो वो अपने लिए नुकसान तो कोई नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स माइट एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग: फॉलिंग प्रॉफिट्स एंड अ फॉलिंग शेयर प्राइस। कंपनी लॉस में गई, अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिट्स डाउन हुए, शेयर की कीमत डाउन हो गई, तो मालिकान को तो भाई लॉस हो रहा है ना, वो तो टेंशन में आएंगे। लोअर डिविडेंड पेमेंट्स, जब प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होंगे या कम प्रॉफिट आपका बिजनेस कमा रहा है तो इस सूरत में भी शेयर होल्डर्स को तशवीश होगी। अब प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन अ मेजर प्रोजेक्ट वेयर बिजनेस रिस्क इज हाई। ठीक है जी, के
डायरेक्टर्स ने ऐसा प्रपोजल दिया जहां पे यानी कि पैसा डूबने का खदशा है, लेकिन डायरेक्टर्स तुले हुए हैं पैसा लगाने पे। अब प्रपोज्ड टेक ओवर बिड फॉर अनदर कंपनी आर फ्रॉम अनदर कंपनी। अब प्रपोज्ड टेक ओवर बिड, बिड होती है यानी कि आप लोग एक बना के देते हो जी कि हम फलां काम आपको इतने हजार में या इतने लाख रुपए में करके देंगे, ठीक है जी। वो कहता है कि जी अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है यानी कि आपकी कंपनी किसी और कंपनी को दे रही है कि जी आप हमारा जो है ना वो अपनी कंपनी को हमारे पास सेल करना चाहते हैं, या कोई और कंपनी आपकी कंपनी को दे रही है, तो ये सारे पॉइंट्स ये एमसीक्यूज में बन सकते हैं कि किस सूरत में वो जो है वो शेयर होल्डर्स वो फिर खुद सामने आते हैं, यानी कि ये उनके डिसीजंस पे असरअंदाज होते हैं डायरेक्टर्स के। When shareholders feel that their interests are threatened, they might try to become more actively involved in the company. Major shareholders can discuss their concerns with the company chairman and other senior directors. ठीक है जी। वो कहता है वही कि जब उनको खतरा महसूस होता है तो फिर वो खुद एक्टिवली सामने आते हैं, हर चीज को देख रहे होते हैं। तो मेजर शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनके लाखों में शेयर्स होते हैं, वो फिर कंपनी का एक चेयरमैन भी होता है। ये भी आप कैफ 7 कंपनी लॉ के अंदर आके पढ़ेंगे जी, ठीक है जी, कि कंपनी का चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट किया जाता होता है। वो फिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स और कौन बनाया जाता है वो बात की बातें हैं। और सीनियर डायरेक्टर्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। कंपनी माइट हैव अ मेजॉरिटी shareholder who owns enough shares in the company that the shareholder is able to control the composition of board and decisions that the company's directors make। अब सिंपल बात मैंने ऊपर भी की थी कि भाई अगर जो है वो कुछ लोग 51% शेयर ले लेते हैं तो वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, ठीक है जी, यानी कि किस किस को डायरेक्टर अपॉइंट करना है और कंपनी के डिसीजंस पे कंपनी डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं उन पे असरअंदाज हो सकते हैं। इस सूरत में अगर दो धड़े बन गए, दो क्लासें बन गई, यानी कि दो तरह के लोग हैं, एक के पास 49% है तो भाई चलेगी किनकी, ये 51। वो कहता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो अगर चाहें तो मेरे भाई कंपनी की बोर्ड कंपोजिशन पे और दूसरा जो है वो डिसीजंस पे जो डायरेक्टर्स ने बनाए उन पे असरअंदाज हो सकते हैं। व्हेन देयर इज a majority of majority shareholder, the interest of these shareholder might differ from other minor shareholders owning the remainder of shares। In other words, the majority shareholder and minority shareholders might be different stakeholder groups। वही बात है, ये majority है भाई और ये minority हो गई इस सूरत में, ठीक है जी, क्योंकि ये इनकी चलती है। ये लेट्स सपोज एक तरफ 70% शेयर मालकान हो गए, एक तरफ 30% हो गए, तो ये मिनोरिटी है, ये मेजोरिटी है। लेकिन अगर कंपनी लॉ में ये होल्डर हो जाते हैं और ये सब्सिडरी हो जाते होते हैं, कंपनी टू कंपनीज में ये सिनेरियो आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि चलती किनके, जिनके पास शेयर ज्यादा होते हैं। इसके बाद है जनाब employees have a direct stake in the company in that they earn an income to support themselves along with other benefits both monetary and non monetary। ठीक है जी। वो कहता है जाहिर बात है, मैंने पहले ऊपर बात की थी कि भाई कारोबार चलेगा तो मुलाजमीन का भी चूल्हा चल रहा होगा, ठीक है जी। तो बहुत मॉनिटरी यानी कि जो कैश की सूरत में उन्हें सैलरी मिलती है, और नॉन मॉनिटरी ये होता है भाईजान रहने के लिए जगह मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है जी। इस तरीके से और भी, यानी कि मिसाल के तौर पे उन्हें जो है वो मंथली यानी कि या 6 माह के बाद उन्हें कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, या उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी जो भी फैक्ट्रियां हैं जिस तरह निशात है, उनकी अपनी कॉलोनीज होती हैं, अंदर ही उनका फिर अपना स्कूल वगैरह भी होता है, ये वो हॉस्पिटल भी होता है। तो ये मॉनिटरी मैंने आपको बता दिया, नॉन मॉनिटरी भी बता दिया। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एम्प्लॉइज में आल्सो हैव अ हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इन द इंडस्ट्रीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ठीक है जी। वो कहता है कि जी कारोबार की नेचर पे ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है ना उनका ये भी इंटरेस्ट हो, यानी कि वो जैसा कि मैंने बताया कि उन लोगों को ये भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हेल्थ की और सेफ्टी की। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन या जहाँ पे ये ऑयल और गैस होता है तो वहाँ पे इन चीज़ों की बड़ी केयर की जाती है क्योंकि बड़ी रिस्की चीज़ें होती हैं। फर्म्स हायर एम्प्लॉयज टू कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशंस, मुलाजमिन रखे जाते हैं कारोबार चलाया जा सके। सम फर्म्स हैव ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज, अदर्स सच एज जनरल मोटर्स एंड आईबीएम मे हैव मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयज spread across the globe running their operations in different regions। हाँ, वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कोई कारोबार अगर किस लेवल का है, अगर बड़े ज़्यादा पैमाने पे कारोबार चल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख रहे होंगे, और अगर कारोबार ही छोटा है
ठीक है जी। तो वो फिर जाहिर बात है 20 या 30 एम्प्लॉय से या 10 एम्प्लॉय से या 50-100 एम्प्लॉय से काम चला रहे होंगे। एम्प्लॉयज और ह्यूमन रिसोर्स is one of the most important stakeholders of business and can significantly affect the performance of business. Employees or human resource, याद होगा आपको कल आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, यानी कि इसका मतलब क्या था भाई, लेबर। ठीक है जी। वो कहता है कि ये वो स्टेक होल्डर हैं जो कि कारोबार के चलने में बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। कैसे कि जाहिर बात है ये लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी तो मार्केट में जाएगी। Companies invest a great deal of time and commitment on the process of hiring good quality of human resource and then retain them by offering competitive benefits as incentive. अब जाहिर सी बात, वो कहता है कि जी एक ग्रेट डील का मतलब ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि यानी कि उनको सैलरी भी मिल रही होती है और उसके बाद सैलरी के साथ साथ उन्हें कुछ बोनसेस होते हैं और कुछ इनके ग्रेचुइटी फंड होते हैं। ये आप कैफ 2 टैक्स के अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। ताकि वो लोग इनके साथ जुड़े रहें। इंसेंटिव होते हैं, कुछ और बेनिफिट्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है जी। हाँ जी, कि आप इतने से इतने तक जॉब करेंगे तो आपको जस्ट सैलरी मिलेगी, उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाएंगे तो फिर ओवर टाइम मिल रहा होगा। यही बात वो इसके अंदर कर रहे हैं। एम्प्लॉयज आल्सो मेक द डिसीजन टू वर्क फॉर अ कंपनी आफ्टर केयरफुल थॉट एज दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द बिजनेस इट्स पॉलिसीज एंड इट्स सक्सेस और फेलियर। सिंपल बात भाई, जिस एम्प्लॉय को जहां से फायदा नजर आ रहा होगा, ठीक है जी, वो भी एम्प्लॉय भी उसी कंपनी में जॉब करने को प्रेफरेंस दे रहा होगा। अगर उसको वहां पे जो है वो लॉस हो रहा है, उसकी सेहत खराब हो रही है, लेकिन कंपनी को कोई परवाह नहीं है, उसके बच्चों का स्कूल यानी कि तालीमी माहौल खराब हो रहा है, लेकिन कंपनी को कोई फिक्र नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो भी प्रेफरेंस नहीं दे रहा होगा। इसके बाद है जी एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, इसको आप टॉप मैनेजमेंट कह सकते हैं। A board of directors might consist of एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अब इसमें जो है ना, ये एक डिफरेंस है, ये भी आप लोग कंपनी लॉ के अंदर जाके पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जेक्टिव। जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है, अभी आप लोगों के समझने के लिए, जो कि अपना सारा वक्त कंपनी को देता है, जो कि अपना सारा वक्त कंपनी को देता है, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। ये एक तरह से डायरेक्टर्स होते एम्प्लॉय ही हैं भाईजान। ठीक है, जो अपना सारा वक्त कंपनी को देता है, फुल टाइम जॉब करता है। यानी कि फुल टाइम जॉब का मतलब है 9 से 5 अगर है तो ठीक हो गया जी। और लेट्स सपोज अगर जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है जी, वो जस्ट किसी ना किसी मीटिंग में बैठते हैं या उनसे कोई ओपिनियन ली जाए तो वो ऑनेस्ट ओपिनियन देते होते हैं। ये फर्क है जी एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव में। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर यूजुअली फुल टाइम एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वेयर एज नॉन एग्जेक्टिव्स आर नॉट। तो ये खैर उसने खुद भी बात कर दी। As executives and full-time employees, executive directors are involved in the management of company. Their interests are therefore often similar to interest of senior executives who do not have a position on board of directors. ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहता है जी कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है वो भी कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। तो वो कहता है जी कि इस एग्जेक्टिव डायरेक्टर के इंटरेस्ट यानी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जो उससे चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा होता है, वो भी दूसरे सीनियर एग्जेक्टिव्स लाइक सीईओ, ठीक है जी, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हो गया, या बाकी जो जीएम जनरल मैनेजर, उन लोगों की तरह ही होते हैं जो इसको चीज़ें चाहिए, फ़वाइद चाहिए होते हैं, जो कि बोर्ड में तो नहीं होते लेकिन वो सीनियर एग्जेक्टिव होते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल दी आपको, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर फलां फलां। द इंटरेस्ट ऑफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स आर अफेक्टेड बाय द मैटर्स। रिम्यूनरेशन होती है जी सैलरी, तनख्वाह। ठीक है जी, विच कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, पेंशन, पेंशन राइट्स जब वो रिटायर हो जाते हैं तो बड़ी कंपनीज देती हैं, कैश बोनसेस, अच्छी परफॉर्मेंस पे ये भी अनाउंस होते हैं यानी कि एनुअली भी और सेमी एनुअली भी। ठीक है जी, एंड शेयर इंसेंटिव स्कीम्स भी होती हैं। ठीक है जी, ये आप कैफ 6 में जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पावर एंड स्टेटस, ठीक है जी, अब हर एक बंदा जो बैठा हुआ है उसका अपना स्टेटस है कंपनी के अंदर, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के फ्यूचर उनका कैसा रहेगा। ठीक है जी, जॉब सिक्योरिटी यानी कि उनकी जॉब सिक्योर है, ये किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। Executive directors and other senior managers often want their company to grow in size because in a larger company they expect larger remuneration, more power and status and better career prospects. जाहिर बात है एग्जेक्टिव डायरेक्टर या तो जो सीनियर मैनेजर्स होंगे वो चाहेंगे जितना बिजनेस ग्रो करेगा उतने ज़्यादा ही उन्हें इन चीज़ों में फ़वाइद मिल रहे होंगे, यानी कि पेंशन, रेम्यूनरेशन में, पावर और स्टेटस में, यानी कि जितनी गुडविल ज़्यादा
उतने भी फवायद जितना कंपनी ग्रो करेगी। However, growing the company is not necessarily in the best interest of shareholders who are more concerned about profitability, dividends and the share price. और कहता है कि लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ग्रोइंग बिजनेस जो है वो उन शेयर होल्डर्स के हक में बेहतर हो के जो कि ये चाह रहे होते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड और शेयर प्राइस जो है वो उसके बारे में उनकी तशवीश होती है। अब इससे उनकी क्या मुराद है? इससे मुराद ये भी है कि भाई बाज़ औक़ात ये भी होता है कि शेयर होल्डर्स को शो कराने के लिए यानी कि कागजी तौर पे कंपनी को प्रॉफिट्स में दिखाया जा रहा होता है। यानी कि कंपनी को किस तरह प्रॉफिट्स में दिखाया जा सकता है कि भाई कंपनी डायरेक्टर्स को ये शो कराया जा सकता है कि भाई हमारे जो डेटर्स होते ऑफिशियली ज़्यादा हैं, लेकिन कागजी तौर पे ये भी किया जा सकता है कि जी डायरेक्टर्स को कम डेटर्स यानी कि जिनके आपने पैसे लेने हैं, ठीक है जी, वो ज़्यादा दिखा दिए जाएँ, ऑफिशियली हों भी ज़्यादा और ज़्यादा दिखा दिए जाए, जिनके पैसे देने हों वो कम दिखा दिए जाएँ। तो ये होगा जी कि कंपनी के एसेट्स ज़्यादा दिखा दिए जाएँ, तो इस तरीके से किसी की एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की हुई होती, इम्पेयरमेंट नहीं होती, वो एक लंबे चौड़े सिनेरियोज हैं, वो आप टाइम बाय टाइम खुद समझ रहे होंगे। Other managers and employees, managers in the middle and junior ranks of management hierarchy might have ambitions to become senior managers। जाहिर सी बात है जी, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे जाना है, उनके डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, पे होता है, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी, ये लोग जो हैं वो यानी कि जो मिडल रेंज में काम कर रहे होते हैं उनकी ये प्रेफरेंसेस होती हैं, जो हायर लेवल पे मैनेजमेंट में बैठे होते हैं उनकी ये प्रेफरेंसेस होती हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।